Hello friends, welcome to Loud Study. In this video we will learn about history of banking in India. So if you want, please take a pen and paper with you so that you can write important points from this video and you can remember it, or you can later revise it. So it's my advice. If you want to follow, you can follow, otherwise it's okay. So I'm starting this video. So today in this video, history of banking in India, we will start from three phases of Indian banking system. First phase was pre-independence phase, that is before 1947. Second phase was from 1947 to 1991, and the third phase was 1991 beyond. So first we will discuss about pre-independence phase. So in pre-independence phase, first bank in India was Bank of Hindustan, which was established in 1770 at Calcutta, now known as Kolkata, under European management, but it got liquidated in 1829 to 1832. So पहला बैंक जो था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो कि 1770 में कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन 1832 में ये जो है लिक्विडेट हो गया। मीन्स ये बैंक नहीं चला, ये बंद हो गया। ठीक है। आफ्टर दैट क्या हुआ, इन 1786 जनरल बैंक ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड बट फेल्ड इन 1791, दैट इज आफ्टर 5 ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। उसके बाद क्या हुआ, पहले जो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान आया 1770, उसके बाद 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन वो भी 5 साल बाद 1791 में बंद हो गया। उसके बाद लेटर बाय प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट इन ब्रिटिश इंडिया 3 बैंक्स वेयर इस्टेब्लिश्ड, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेसिडेंसी बैंक। ठीक है। ये 3 बैंक कौन कौन से, तो फर्स्ट बैंक अमोंग देम वाज Bank of Kolkata, which was established on 2nd June 1806, but later in 1809 name was changed to Bank of Bengal. Okay, so प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट जो थे ब्रिटिश रूल में, उनके द्वारा प्रेसिडेंसी बैंक आया, जो कि 3 बैंकों का मिश्रण था। पहला बैंक उसमें से था बैंक ऑफ कलकत्ता, जो कि 2nd जून 1806 में इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन 1809 में जो है उसका नाम बदल के बैंक ऑफ बंगाल रख दिया गया। उसके बाद अदर 2 अमोंग देम वाज बैंक ऑफ बॉम्बे, विच वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 15th अप्रैल 1840, एंड बैंक ऑफ मद्रास, विच वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1st जुलाई 1843. So these are important dates. You should write it and you should revise it later. After that, in 1865, Allahabad Bank was set up, which is also known as India's oldest joint stock bank. Many times in a competitive exam, it's asked in banking awareness that which is India's oldest joint stock bank. What will be your answer? Your answer should be Allahabad Bank. So Allahabad Bank is also known as India's oldest joint stock bank, which is still functioning and also known as India's oldest public sector bank. So when was Allahabad Bank established? It got established in 1865. After that, in 1881, Oud Commercial Bank was established in Faizabad as the first bank with limited liability. That is, if bank fails, then only bank's property can be sold for recovery of public money, not their owner's property. But failed in 1958, also known as अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक, इसको अवध कॉमर्शियल बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ये पहला जो था लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी था। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी बैंक था, जो कि 1881 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, और 1958 में ये क्लोज हो गया। ठीक है, इसको अवध कॉमर्शियल बैंक भी कहते हैं। तो लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है, तो साफ साफ बताया गया है कि अगर बैंक जो है जिस पब्लिक का मनी नहीं लौटा पाता है, तो सिर्फ बैंक का ही प्रॉपर्टी जब्त किया जा सकता है, बैंक के ऑनर का प्रॉपर्टी जब्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है,
तो ऐसी कंपनी को लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ, इन 1894 पंजाब नेशनल बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड इन लाहौर विच बिकेम द फर्स्ट बैंक प्योरली मैनेज्ड बाय इंडियंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि विच इज द फर्स्ट बैंक प्योरली मैनेज्ड बाय इंडियंस। तो आपका आंसर होना चाहिए पंजाब नेशनल बैंक। व्हेन वाज पंजाब नेशनल बैंक एस्टेब्लिश्ड, आपका आंसर होना चाहिए 1894। ठीक है, और कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था, तो लाहौर में हुआ था, इंडिया में नहीं हुआ था। लाहौर अब पाकिस्तान में है। सो पंजाब नेशनल बैंक इस्टेब्लिश कहाँ हुआ था, तो पाकिस्तान में हुआ था। उस टाइम वो इंडिया था, पर नाउ इज पाकिस्तान। सो इन 1906 बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे, नाउ नोन एज मुंबई, became the first Indian bank to open a branch outside India in London in 1946। ठीक है, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ, जिसका शाखा जो था मुंबई में खुला। ठीक है, और ये पहला ऐसा बैंक बना जो कि इंडिया से बाहर अपना शाखा खोला 1946 में। और कहाँ खोला, तो लंदन में खोला। तो बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वाज द फर्स्ट बैंक टू ओपन ब्रांच आउटसाइड इंडिया। तो आपका आंसर होना चाहिए बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1906 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। और जो है इसका जो फर्स्ट आउटसाइड इंडिया ब्रांच खुला था वो कहाँ खुला था, तो लंदन में खुला था। और कब खुला था, तो 1946 में खुला था। ठीक है, उसके बाद इन 1908 बैंक ऑफ बड़ौदा वाज एस्टेब्लिश्ड इन बड़ौदा, नाउ नोन एज बडोदरा। ओके, तो उस टाइम वो बड़ौदा था, अब उसको नाम बदल के बडोदरा कहा जाता है। ठीक है, तो 1908 में 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उसके बाद इन 1911 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड which became the first bank to be fully owned and managed by Indians, and thus it's also known as India's first truly स्वदेशी बैंक। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाएगा विच इज द इंडियाज फर्स्ट ट्रूली स्वदेशी बैंक, तो आपका आंसर होना चाहिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक भी हम लोग पढ़े कि इंडियंस के द्वारा मैनेज किया जाता था, और सेंट्रल बैंक को भी कह रहा है कि ओन्ड एंड मैनेज बाय इंडियंस। तो क्या डिफरेंस क्या है, तो पंजाब नेशनल बैंक में क्या था कि पंजाब नेशनल बैंक वाज मैनेज्ड बाय इंडियंस, but Central Bank of India was owned as well as managed by Indians। Okay, so first India's first truly स्वदेशी बैंक के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आंसर होना चाहिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ, तो 1911 में स्टैब्लिश हुआ। ठीक है, उसके बाद 1920 हिल्टन यंग कमीशन वाज सेट अप टू कीप एन आई ऑन प्राइवेट बैंक्स। ठीक है, तो उसके बाद 1920 में हिल्टन यंग कमीशन का सेटअप हुआ। क्यों सेटअप हुआ, तो कीप एंड टू वॉच प्राइवेट बैंक्स एक्टिविटी, प्राइवेट बैंक का निगरानी करने के लिए हिल्टन यंग कमीशन का सेटअप हुआ। क्योंकि प्राइवेट बैंक बहुत ही मनमानी कर रहे थे, उस समय बहुत कम बैंक्स थे, तो उसका फायदा ये लोग उठा रहे थे, इसलिए हिल्टन यंग कमीशन का सेटअप हुआ 1920 में। इन 1923 in 1921 all three presidency Bank of Bengal, Bank of Bombay and Bank of Madras were merged into a single entity and named as Imperial Bank of India। तो हम लोग पहले पढ़े थे कि कौन कौन सा बैंक था, बैंक ऑफ बंगाल था, बैंक ऑफ बॉम्बे था, बैंक ऑफ मद्रास था। ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक मर्ज होके एक सिंगल एंटिटी बन गए और अब उनका नाम रखा गया इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये कब हुआ, 1921 में। ठीक है, इन 1926 रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस also known as Hilton Young Commission। One more important question is asked in competitive exam, like what is the other name of Hilton Young Commission। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, दूसरा नाम जो हिल्टन यंग कमीशन का है वो है रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। ओके, और इसका जो
ये क्या किया, एक आइडिया लेके आया 1926 में कि एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए जो कि प्राइवेट बैंक को ट्रैक करे, उसके कामों का निगरानी रखे और उसके फंक्शनिंग को देखते रहे। ठीक है, तो an idea to set up a central bank to track private banks and their functioning, और इसीलिए जो है आरबीआई का कॉन्सेप्ट आया जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट 1926 में आया। उसके बाद जो है ऑन 1 अप्रैल 1935 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड following the norms of RBI Act 1934 at Kolkata, now known as Kolkata, but was moved to Bombay, now known as Mumbai, in 1937. So, जब इस्टेब्लिश हुआ था आरबीआई तो वो कहाँ, उसका हेडक्वार्टर जो था वो कोलकाता में था, बट लेटर 1937 में वो मुंबई मूव हो गया। ठीक है, और आरबीआई का सेटअप कब हुआ, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1 अप्रैल 1935। आरबीआई किस एक्ट पे काम करता है, तो आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, आफ्टर दैट नाउ वी आर इंटरिंग इनटू सेकेंड फेज, दैट इज 1947 टू 1991। और इस फेज में सिर्फ आपको ध्यान रखना है नेशनलाइजेशन। इस फेज में सिर्फ नेशनलाइजेशन हुआ, मैं बता दूंगा। तो पहले जो है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स होता क्या है, what do you mean by nationalization of banks in India? So nationalization is a process by which the government takes over private assets and bring them under public ownership। ठीक है, तो नेशनलाइजेशन क्या है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को ही है। ठीक है, उस पर गवर्नमेंट जो है अपना ऑनरशिप साबित करता है, उसको खरीद लेता है। अब जिस माध्यम से खरीदे, मेनली नेशनलाइजेशन में क्या होता है कि 51% शेयर पार्टनर बना दिया जाता है। मीन जितना सब लोगों का है उससे ज्यादा अगर गवर्नमेंट का हो गया तो उसको क्या कहा जाएगा, पब्लिक ओनरशिप। ठीक है, तो उसी को नेशनलाइज्ड बैंक माना जाता है। ठीक है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक रेफर्स टू ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट ओवर मोर देन 50% ऑफ द टोटल एसेट्स और शेयर्स ऑफ द रिक्वायरमेंट। जस्ट मैंने बताया कि 50% ऑफ टोटल एसेट और शेयर जो है, अगर उससे ज्यादा जो है 50% से ज्यादा गवर्नमेंट के ऑनरशिप में चला जाता है तो उसको क्या कहेंगे, नेशनलाइजेशन। और अगर ये काम बैंक के अंदर होता है तो उसको क्या कहते हैं, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। ठीक है, सेकेंड, व्हाई देयर वाज ए नीड फॉर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर है कंट्रोलिंग प्राइवेट मोनोपोलीज, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब कंट्रोलिंग प्राइवेट मोनोपोलीज तो सबको समझ में आ रहा है कि अगर मान लीजिए 4 ही प्राइवेट कंपनी, 4 ही प्राइवेट बैंक हो तो वो मनमानी करेंगे ही, इसीलिए सरकार का दखल देना, गवर्नमेंट का दखल देना उसमें जरूरी होता है। ठीक है, सेकेंड, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब क्या था कि जो भी बैंक बने थे वो क्या मेनली इंडस्ट्री को डेवलप करने में लगे हुए थे, कोई भी रूरल एरिया को नहीं ध्यान दे रहा था, एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क पे ध्यान नहीं दे रहा था। इस कारण जो था प्रायोरिटी, जो इंडियन प्रायोरिटी सेक्टर क्या है, एग्रीकल्चर है, वो पीछे रह जा रहा था। उसको डेवलप करने के लिए जो है नेशनलाइजेशन जरूरी था। तीसरा, सोशल वेलफेयर। फोर्थ पॉइंट, एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग। ठीक है, ये सब पॉइंट से ही आपको क्लियर कट हो रहा है। ऐसे आपको प्रॉब्लम होगा तो एक नेशनलाइजेशन का मेरा वीडियो है, उसको आप वॉच कर लीजिएगा, उससे आपको फुल नेशनलाइजेशन के बारे में पूरी जानकारी आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तीसरा जो है, पांचवा जो है रिड्यूसिंग रीजनल इम्बैलेंस। रीजनल इम्बैलेंस रेफर्स टू like rural area and urban area. Already India is like divided into rural India and urban area. So there was in banking system also there was like regional imbalance due to this division. And last is the developing banking habits. Okay. So now second phase 1947 to 1991. Already I have told this was a phase of nationalization. So till 1948 RBI was owned by private shareholder. Okay, when was RBI established? 1935. Okay, and 19 till 1948 after independence it was under private shareholder with an initial share capital of 5 crore. Sometimes it's asked that what was the initial startup capital of RBI, then your answer should be 5 crore. Okay,
but on 1st January 1949, RBI was nationalized, owned by Government of India. So when was RBI nationalized? So your answer should be 1st January 1949. Okay. Now on 1st July 1955, Imperial Banks of India. If we talk about Imperial Banks, first how Imperial Banks was formed, that we need to remember. That Imperial Banks was formed from 3 Presidency Bank. Okay. And now in 1955, Imperial Banks was nationalized and given the name as State Bank of India. So अभी जो आप लोग भारतीय स्टेट बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, वो बैंक कहीं से नहीं, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही नेशनलाइज करके उसका नाम बदल दिया गया और उसका नाम रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कब रखा गया? तो 1 जुलाई 1955 को अंडर एसबीआई एक्ट 1955 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एडी गोरेवाला कमिटी। ये नाम याद रखना है आपको, कौन सी कमिटी के कारण एसबीआई फॉर्म हुआ। तो कौन सा कमिटी था? एडी गोरेवाला कमिटी। ठीक है। अब जो है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया वाज डन इन 2 फेज। फेज 1 19 जुलाई 1969। ओके, 2 फेज में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इंडिया में हुआ है। पहला फेज जो है वो 19 जुलाई 1969 में 14 बैंक्स विथ मिनिमम कैपिटल ऑफ 50 करोड़ वे नेशनलाइज। ओके, एंड फेज 2 में 15 अप्रैल 1980 को हुआ, जिसमें 6 बैंक विथ मिनिमम कैपिटल ऑफ 200 करोड़ वेर नेशनलाइज। सो टोटल कितना बैंक हो गया? 20 बैंक्स नेशनलाइज हुआ इन द नेशनलाइजेशन फेज इन इंडिया। ठीक है। अब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं, एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है। अब on 2nd October 1975, initially 5 RRBs, Regional Rural Bank, were formed on the recommendation of Narasimham Committee, which were sponsored by Syndicate Bank, State Bank of India, Punjab National Bank, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या हुआ? 2 अक्टूबर 1975 को जो है नरसिम्हम कमेटी जो है वो आरआरबी का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। ठीक है। और उनके रिकमेंडेशन पे ही, उस कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो है 5 आरआरबी का ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसको स्पॉन्सर किया था सिंडिकेट बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, पंजाब नेशनल बैंक ने, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक ने और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है। कैपिटल शेयर फॉर आरआरबीज वाज 50% बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 15% बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड 35% बाय शेड्यूल्ड बैंक। तो जब 5 आरआरबीज इस्टेब्लिश हुए थे तब जो था कैपिटल शेयर जो था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कितना था? 50%, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कितना था? 15% और शेड्यूल्ड बैंक के द्वारा कितना था? 35%, 35%। ठीक है। अब जो है इसके बाद आरआरबी डेवलप हो गया सेकेंड फेज में। अब क्या हुआ? बहुत सारा एपेक्स बैंकिंग लेवल इंस्टीट्यूशन सेटअप हुआ। ठीक है। वेरियस apex level banking institutions were set up to meet the specific requirement from various sectors like agriculture, housing, foreign trade, industry। ठीक है। और ये किस कमिटी के गठन के द्वारा ये रिकमेंडेशन आया, एपेक्स लेवल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, ये सब मैं एक वीडियो में डाल दूंगा, उसको आप देख लेना, मेरे चैनल पे वो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है। तो नवाज जो है इसी के थ्रू आया, जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1982 में, और एनएचबी जो है नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1988 में। अब सेकेंड फेज ओवर, थर्ड फेज पे हम लोग मूव करते हैं, जो कि 1991 ऑनवर्ड है। इसमें सिर्फ प्राइवेटाइजेशन एंड मर्जिंग, these 2 terms you need to remember, privatization and merging। okay, so these 2 things happened in 1991 onward, that means third phase। so even after nationalization a large population was unknown to banking services, and thus on recommendation of Narasimham committee in 1991 RBI allowed private sector to enter into banking system।
तो नरसिम्हम कमेटी का इससे पहले भी हम लोग एक बार जिक्र कर चुके हैं। तो नरसिम्हम कमेटी इससे पहले कहाँ पे आया था, तो आरआरबी के इस्टेब्लिशमेंट में। जब 5 आरआरबी इस्टेब्लिश हुआ था तो वो किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था, तो नरसिम्हम कमेटी के ही रिकमेंडेशन पे आरआरबी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और फिर से 1991 में नरसिम्हम कमेटी ही क्या किया, प्राइवेट सेक्टर बैंक को बैंकिंग सिस्टम में आने के लिए रिकमेंडेशन दिया। उसके बाद आफ्टर दैट आरबीआई व्हाट हैपेंड, started licensing. So first round licensing happened by RBI, and in which RBI gave license to 10 private entities in 1991, out of which 5 survived, which are ICICI, SDFC, Axis Bank, IndusInd Bank and DCB. सो फर्स्ट राउंड लाइसेंसिंग जो हुआ था प्राइवेट सेक्टर का बैंकिंग सिस्टम में, वो 10 बैंक को दिया गया था, ठीक है। उसमें से 5 डेड हो गए और 5 जो है वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। कौन कौन वो 5 हैं, तो आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है, इंडसइंड बैंक है और डीसीबी, ठीक है। सेकेंड राउंड लाइसेंसिंग जब हुआ तो आरबीआई गेव लाइसेंस टू 2 मोर प्राइवेट एंटिटीज इन 1998। तो फर्स्ट लाइसेंसिंग कब हुआ, 1991 में। सेकेंड लाइसेंसिंग कब हुआ, 1998 में। और 1998 में जो लाइसेंसिंग हुआ उसमें 2 मोर प्राइवेट एंटिटी आए, जो हैं कोटक महिंद्रा बैंक और यस बैंक, ठीक। उसके बाद थर्ड राउंड लाइसेंसिंग हुआ जिसमें 2 मोर प्राइवेट एंटिटीज इन 2015, ठीक है। और ये 2 प्राइवेट एंटिटीज कौन कौन थे, तो आईडीएफसी बैंक एंड बंधन बैंक। सो 3 राउंड लाइसेंसिंग हुआ था प्राइवेटाइजेशन का, ठीक है। इवन उसके बाद क्या हुआ, नरसिम्हम कमेटी के ही रिकमेंडेशन पे पेमेंट बैंक एंड स्मॉल बैंक्स वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई। Payments Bank and small banks were introduced by RBI. RBI issued the license to these banks under Section 22(1) of the Banking Regulation Act 1949. अब RBI gave license to launch payment bank to 11 entities and given approval to 10 applicants to set up small banks. ठीक है, 11 entities को पेमेंट बैंक खोलने के लिए मिला लाइसेंस और 10 एप्लीकेंट जो है वो स्मॉल बैंक के लिए क्लासिफाई किया गया, ठीक है। आफ्टर दैट, हाँ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सटर्नल एडवाइजरी कमिटी फॉर पेमेंट बैंक वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर नचिकेत नौर, हु वाज द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड एक्सटर्नल एडवाइजरी कमिटी फॉर स्मॉल बैंक वाज चेयर्ड बाय उषा थोरत, फॉर्मर डिप्यूटी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ India. After that, we already have read that there were 20 banks were nationalized. On 4 September 1993, New Bank of India was merged to Punjab National Bank. Currently, we are left with only 12 nationalized banks after mega merging on 1st April 2020. On 1st April 2019, Dena Bank and Vijaya Bank was merged to Bank of Baroda. In 2017, State Bank of India was merged with 5 of its associate bank and Bharatiya Mahila Bank. तो इतना सारा merging होने के बाद currently we have only 12 nationalized bank left. Okay. So friends, if you like this video, please like it and share this to your friends and relatives who wants to appear in competitive examination. As well as if you are new to this channel, please subscribe this channel. Thank you and have a nice day.